मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर प्रायिकता। ये हमारी प्रश्नावली 18 है। आप सभी को ज्ञात है प्रश्नावली 17 यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें समांतर माध्य और माध्यिका को हम पढ़ चुके हैं। वो है 10वीं बोर्ड में 6 नंबर की और ये है 4 नंबर की प्रश्नावली, यानी दोनों मिलाकर 10 नंबर अंक भार इसका है। तो प्रायिकता प्रश्नावली 18 को समझते हैं। आज प्रायिकता क्या होती है, आपने ये शब्द सुना होगा, यानी प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, यानी कोई भी हम कोई घटना देखते हैं अपने दैनिक जीवन में तो उसमें प्रायिकता शामिल होती है। जैसे आपने एक सिक्का उछाला तो उसमें या चिट आएगा या पट आएगा। तो आप जब भी सिक्का उछालते हो तो पूछते हो कि बताओ चिट आएगा कि पट आएगा, तो ये संभावना है चिट और पट आने की। तो आप पूर्वानुमान लगा सकते हो, तो जो पूर्वानुमान लगाते हैं उसे ही हम प्रायिकता कहते हैं। यानी कि आपकी किताब में देखिए प्रश्नावली 18 में इसकी गणितीय परिभाषा भी दे रखी है और किसी भी घटना से संबंधित पूर्व सूचनाओं या परिणामों का पता लगाने की संभावनाओं को पता लगाने को हम प्रायिकता कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए गणितीय परिभाषा क्या दी है, तो ये है प्रायिकता की गणितीय परिभाषा। साधारण शब्दों में तो हम कह सकते हैं कि किसी भी घटना की संभावना का पूर्वानुमान लगाने की हम बात को हम प्रायिकता कहेंगे। लेकिन गणितीय परिभाषा जो दे रखी है वो इस प्रकार है कि यदि किसी अभिप्रयोग यानी कोई काम कर रहे हैं हम, जैसे सिक्का उछाल रहे हैं या हम लूडो खेलते हैं, तो हम पासा यानी डाइज, उसमें 1 से 6 तक अंक होते हैं, तो हम सोचते हैं कि सम संख्या आएगी, मतलब मेरे को पासा फेंकना है तो मेरे 6 आएगा या 2 आएगा, तो ये भी एक संभावना है। तो किसी भी अभिप्रयोग के कुल n परिणाम संप्रायिक, परस्पर अपवर्जी एवं निशेष हों और उनमें से m परिणाम किसी विशेष घटना A के अनुकूल हों, तो A की प्रायिकता अनुपात m/n द्वारा परिभाषित की जाती है, जिसे P ब्रैकेट में A से व्यक्त करते हैं। ये जो ब्रैकेट में A है, तो ये A क्या है, तो A घटना है, P यानी प्रायिकता, मतलब A की प्रायिकता, इसे हम व्यक्त करते हैं। थोड़ी सी इसकी भाषा टफ है, लेकिन 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये परिभाषा कैसे समझेंगे, तो देखिए A लिखा है यानी A घटना है, उसकी प्रायिकता ज्ञात करने का यहाँ सूत्र दे रखा है। तो परिभाषा को लेकर वरीड नहीं होना है, क्योंकि परिभाषा अपने सवाल में परिभाषा ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा जिसमें बोलेगा कि परिभाषा लिखिए। प्रायिकता की परिभाषा नहीं पूछी जाती, ये सिर्फ समझने के लिए है। आपको पूछा जा सकता है कि प्रायिकता का सूत्र लिखिए, वो भी 1 नंबर का प्रश्न है, और इस सूत्र के आधार पर जो सवाल आएंगे वो हमें हल करने होंगे। तो आप सबसे पहले सूत्र देखिए, PA यानी कि A की कुल अनुकूल स्थितियां बटे A की निशेष स्थितियां, ये है प्रायिकता का सूत्र। A की अनुकूल स्थितियां बटे A की निशेष स्थितियां, इसको m/n कहते हैं। यानी अनुकूल स्थितियों को हमने m से रिप्रेजेंट किया है और निशेष स्थितियों को n से रिप्रेजेंट किया है। अब आप देखिए अनुकूल स्थिति क्या है, पहले आपको ये पता करनी है अनुकूल स्थिति क्या है। तो आप देखिए यहाँ पर किताब में सारी परिभाषाएं यहाँ पर लिखी गई हैं, अनुकूल स्थितियां क्या है और निशेष स्थितियां भी क्या है। तो किसी प्रयोग में कि कोई भी विशिष्ट घटना की अनुकूल परिस्थितियां क्या होती है, तो वो परिणामों की संख्या, परिणाम यानी जो हमारे पास रिजल्ट आने वाला है, तो उन परिणामों की संख्या है जिसमें वह घटना घटित होती है। जैसे मैंने कोई सिक्का उछाला तो क्या आएगा, चिट आएगा या पट आएगा, तो चिट आएगा या पट आएगा, दोनों में से एक ही आएगा, तो ये अनुकूल स्थिति है। ठीक है, मैंने पासा फेंका तो मेरे को सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो आप देखिए पासे में 1 से 6 तक अंक होते हैं, सम अंक कौन से होंगे, 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा। तो अनुकूल स्थिति कितनी हुई, 3 हुई। अनुकूल स्थिति कितनी हुई, 3 हुई। या फिर ऐसा प्रश्न है कि किसी पासे को फेंकने पर अंकों का योग, 2 पासे एक साथ हमने उछाले हैं, है ना, तो अंकों का योग सम आने की प्रायिकता या अंकों का योग 4 आने की प्रायिकता क्या है। तो कोई भी पासे को उछालो, ठीक है, 2 पासे उछाले एक साथ, अंकों का योग क्या आएगा, 4 आएगा। ये मैंने प्रश्न ऐसे जनरली बताया आपको, 4 आएगा। तो कौन सी 2 संख्या जिनको जोड़ने पर हम 4 लिख सकते हैं, 2 पासे हैं, तो या तो पहले में अपने पास 1 आए, दूसरे में कितना आए, 3 आए, तो हमारे पास अंकों का योग 4 हो गया। पहले में हमारे पास 2 आए और दूसरे में भी 2 आए, ये अंकों का योग 4 हो गया। फिर पहले में हमारे पास 3 आए और दूसरे में हमारे पास 1 आए, ये भी अंकों का योग 4 हो गया। ठीक है, तो
जीरो तो आ ही नहीं सकता पासे में, तो 0 और 4 तो हम लिख ही नहीं सकते। तो इस प्रकार हम अनुकूल स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। कुल स्थितियां तो हमारी ज्यादा होंगी क्योंकि अंकों का पासे में 6 अंक है, तो 6 और 6 12 हो जाएगी, इसलिए ये होगी अनुकूल स्थिति। यानी कि जो संभव परिणाम है, किसी भी घटना के संभव परिणाम वो होंगे अनुकूल स्थिति। अब बात आएगी निशेष स्थितियां क्या होती है। निशेष तो कोई भी घटना या अभिप्रयोग के घटित होने की कुल परिणाम, कुल संभव परिणाम को हम निशेष स्थितियां कहते हैं। आप देखिए यहाँ परिभाषा दे रखी है कि किसी अभिप्रयोग के समस्त संभावित परिणाम उस अभिप्रयोग की निशेष घटना या कुल स्थितियां कहलाती हैं। समस्त संभावित, यहाँ तो अनुकूल आ रहा है और यहाँ आ रहा है समस्त, ये चीज याद रखनी है। अनुकूल स्थितियां क्या हैं और निशेष स्थितियां क्या हैं, इनमें अंतर आपको समझना है। अनुकूल तो क्या हो जाएंगी कि जो विशिष्ट घटना घटित होती है वही परिणाम अनुकूल होंगे, और कुल परिणाम क्या होंगे तो निशेष स्थितियों में आएंगी। जैसे निशेष स्थितियां क्या होंगी, वही मैंने बताया, एक सिक्के को उछाला तो चिट आएगा या पट आएगा। तो अनुकूल स्थिति तो क्या होगी कि एक होगी कि चिट आएगा या पट आएगा, लेकिन कुल स्थिति क्या होगी, 2, चिट और पट की। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है आपको। अब देखिए कि एक पासे को उछाला तो 1 2 3 4 5 और 6, कितने अंक हो गए, 6 तक अंक आ सकते हैं। तो इसकी एक ही मतलब अगर पासे की बात करें तो निशेष स्थितियों की संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो ये बात हो गई अनुकूल स्थिति और निशेष स्थिति की, जिसको हम m/n से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं कि यदि किसी अभिप्रयोग में घटना निश्चित हो, मतलब ए का घटना निश्चित हो, तो क्या हो जाएगा, m/n हो जाएगा। यहाँ पर m/n है, इसी की बात कर रहे हैं कि अनुकूल स्थिति और निशेष स्थितियां यहाँ पर भाग हो रहा है, लेकिन यहाँ घटना निश्चित हो, किसी भी घटना का घटना निश्चित हो तो m/n हो जाएगा। उसके बाद है कि किसी भी घटना ए का घटना असंभव हो, ए का घटना असंभव हो तो m यहाँ आ जाएगा 0। निश्चित हो तो m/n हो जाएगा, और असंभव हो यानी कि कुछ भी संभव नहीं है तो यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, कोई घटना निश्चित रूप से घट रही है तो m n के बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और यहाँ पर घटना असंभव हो तो हो जाएगा m/0। अगली बात आ रही है कि जो घटना घट रही है वो प्रतिकूल हो जाए, यानी कि किसी भी घटना की प्रायिकता, देखो एक तो घटना की प्रायिकता क्या होगी, 0 है, एक तो असंभव हो रही है और निश्चित रूप से घट रही है। तो किसी भी घटना की प्रायिकता क्या होगी, 0 से 1 के बीच। ये आपको चीज अच्छे से याद रखनी है, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से 1 के बीच होती है। ठीक है, उसके बाद किसी भी घटना की प्रायिकता आपने देखा उसकी सीमा 0 से 1 के मध्य होगी। अब कोई घटना घट रही है लेकिन वो विपरीत रूप से घट रही है, यानी कि P यहाँ पर लिख देंगे, P ब्रैकेट में A के ऊपर देखिए माइनस है या बार लग रहा है, तो ये नेगेटिविटी को दर्शाता है। ठीक है, मतलब ये घटित नहीं हो रही है। दो तरह की चीजें, एक तो घट रही है तो हम ये लिख देंगे, और घट नहीं रही है, नहीं आ गया तो ऊपर एक ऐसा बार आ जाएगा, यानी नेगेटिव का चिन्ह आ जाएगा। तो इसका सूत्र आप लिखेंगे कि घटना ए की अनुकूल की जगह क्या हो जाएगा, प्रतिकूल। ए की प्रतिकूल स्थिति, अनुकूल की जगह क्या आ जाएगा, प्रतिकूल स्थितियां। ए की प्रतिकूल स्थितियां। अब देखिए इसको मैं मिटा देती हूं। ए की प्रतिकूल स्थितियां, आगे है ए की निशेष स्थितियां। निशेष तो बाकी यानी कुल संभावित परिणाम होंगे, वो तो वही के वही रहेंगे, लेकिन वहां अनुकूल की जगह प्रतिकूल आ जाएगा। ये चीज याद रखनी है, दोनों सूत्रों में एक ही अंतर है, अनुकूल की जगह प्रतिकूल। यानी यहाँ तो घटना घट रही है, घटित होने की हम प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं, और यहाँ घटित नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपको इन दोनों में याद रखनी है। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, इसका हमने m/n लिख दिया, अब यहां पर हो जाएगा उल्टा, n - m। अब देखिए बटे में क्या आएगा, तो बटे में n आ जाएगा, n - m/n। अब यहां पर हम लिख देंगे वही m/n, लेकिन ये एक में से
माइनस हो जाएगा। एक यानी कुल, एक में से माइनस हो जाएगा। तो आपको एक सूत्र तो ये वाला याद करना है, ठीक है, और एक सूत्र ये वाला याद करना है। बस आपको इस प्रश्नावली में सिर्फ थोड़ी सी मेहनत इन दोनों सूत्रों को याद करने में करनी है। दोनों सिमिलर ही लग रहे हैं, थोड़ा सा अंतर है, समझना है, ठीक है। आगे हम देख रहे हैं इससे संबंधित सवाल। अब आप देखिए इस प्रश्नावली के उदाहरण, ठीक है। आपने तो संकेत देख लिए थे, पी ए है तो घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, और अगर ए के ऊपर आपका नेगेटिव चिन्ह लग गया, बाहर लग गया, तो घटित नहीं होने की प्रायिकता है। तो उदाहरण के सवाल मैं आपको पहले हल करवा रही हूं ताकि आपको समझ में आ जाएंगे प्रश्नावली के सवाल। उदाहरण नंबर 1 है, एक पासे के फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या है। ये चीज मैंने आपको अभी बताई थी थोड़ी देर पहले। एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या है। अब देखिए एक पासे में कुल अंक कितने हैं, 6 हैं, और सम अंक कितने हैं, तो सम अंक कितने हैं, तो शॉर्टकट में करवाऊंगी। पासे में सम अंक, पासे में सम अंक कितने हैं, तो सम क्या होगा, 2, 4 और 6, यानी कि कुल कितने हो गए, कुल अंक 3, यानी कि कुल सम अंक, ठीक है, 3। अब कुल संख्याएं कितनी है, पासे में कितनी है, 6, तो सम अंक आने की प्रायिकता, सम अंक आने की प्रायिकता, समान आने की प्रायिकता क्या होगी, बताइए। क्या कर देंगे, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। अनुकूल कितनी आ रही है, 3, और कुल कितनी है, 6, तो 3/6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 1/2। तो यानी कि किसी भी पासे को फेंकने पर सम अंक आने की अभिष्ट प्रायिकता क्या होगी, 1/2। इतना सरल है सवाल। आगे देखिए अगला उदाहरण नंबर 2 है, 2 पासों के फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखिए 2 पासे, कितने पासे फेंक रहे हैं, 2, तो एक पासे में 6 अंक होंगे, तो यहाँ हो जाएंगे 2 पासों के फेंकने पर कितने परिणाम होंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 पासों के फेंकने पर, 2 पासे फेंकने पर कुल परिणाम, पहले तो कुल निकालेंगे, कुल परिणाम हो जाएंगे 6 गुणा 6 बराबर 36, कुल परिणाम हो जाएंगे 36, यानी कि निशेष स्थितियां हमारे पास कितनी हैं, 36 है। निशेष स्थितियां कितनी आ गई, 36। अब अंकों का योग 7 ज्ञात करना है, तो कुल अभिष्ट परिणाम देखिए, तो अंकों का योग, अब इनको युग्म बनाने पड़ेंगे। अंकों का योग 7 आने के लिए युग्म यानी जोड़े। अब जोड़े बना दीजिए। देखिए 2 पासे हैं, अब देखिए पहले में 1 आ सकता है, तो दूसरे में 6 आ सकता है। योग कितना होना चाहिए, 7 बराबर। अब देखिए दूसरे में 2 आएगा, तीसरे में क्या आ सकता है, 5, मतलब एक में 2 आएगा, दूसरे में 5 आएगा। इसके बाद बताइए 3 और 4, फिर 4 और 3 7, ठीक है, फिर 5 और 2 7, फिर 6 और 1 7, ठीक है। अब आगे क्या करना है, देखिए इतना ही है। अब देखिए कितनी संख्या आएंगी, 1 2 3 4 5 और 6, अभी कितने हो गए, 6। तो ये अनुकूल स्थिति हो गई। कुल स्थिति कितनी थी, 36, तो यहाँ लिखेंगे अभिष्ट प्रायिकता। क्या लिख देंगे, अभिष्ट प्रायिकता। आपको प्रायिकता का सूत्र याद है ना, अनुकूल स्थिति बटे निशेष स्थिति या कुल स्थिति। तो अनुकूल स्थिति कितनी आ रही थी, 6, कुल स्थितियां कितनी है, 36। अब करो 6 कम 6 6 36, तो अभिष्ट प्रायिकता आ गई हमारी 1/6। सरल सवाल है बहुत। आगे देखिए उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। अब देखिए इसी के आगे उदाहरण नंबर 3 में लिखा है, यदि एक लीप वर्ष का यादृच्छिक चयन किया गया हो। लीप वर्ष यानी जिसमें एक दिन ज्यादा हो जाता है, 366 दिन होते हैं।
तो इस वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब आप देखो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन, और 52 पूर्ण सप्ताह और 2 दिन शेष बचते हैं। 52 तो पूर्ण सप्ताह और 2 दिन शेष बचते हैं। इन 2 दिनों की 7 संभावनाएं क्या हो सकती हैं, या तो सोमवार मंगलवार हो सकता है, या मंगलवार बुधवार हो सकता है, या बुधवार गुरुवार हो सकता है, या गुरुवार शुक्रवार हो सकता है, और शुक्रवार शनिवार, या शनिवार और रविवार और सोमवार। ये 2 दिन जो बच रहे हैं 52 सप्ताह में, उन दिनों की संभावना 2 दिन क्या हो सकते हैं। क्यों अपने को क्या पूछा है कि 53 सोमवार होने की प्रायिकता, तो 52 तो होंगे, एक और कौन सा होगा वो पूछा है। अब देखिए प्रदत्त घटना के लिए निशेष स्थिति क्या होगी, 7। इन संभावित स्थितियों में कितने सोमवार आ रहे हैं, 2 सोमवार कैसे आ रहे हैं, देखिए एक तो सोमवार मंगलवार में सोमवार आ रहा है, और रविवार सोमवार में भी सोमवार आ रहा है। तो यहाँ पर घटना के लिए कुल निशेष स्थितियां हमारी हो गई 7 और संभावित स्थिति हो गई 2, तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी 2/7। तो ये सवाल कुछ लिखने जैसा नहीं है, इसलिए मैं लिख नहीं रही हूं, क्योंकि आपको इसको लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 52 पूर्ण सप्ताह और 2 दिन शेष। तो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, पहला क्या आएगा, सोमवार, मंडे, ट्यूसडे, ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फिर फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है, और फिर संडे और मंडे। ऐसे आप समझ सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, अब मंडे कितना आ रहा है, 1 और 2, तो ये हो जाएगा 2/7। ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है, इतना आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 4 दे रखा है कि 12 टिकटों पर एक संख्या 1 से 12 तक लिखी है। यदि उनमें से कोई एक टिकट का यादृच्छिक चयन किया जाए तो इस पर लिखी हुई संख्या के 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे, तो 1 से 12 तक अंक हैं, ठीक है, प्रत्येक टिकट पर, और 2 या 3 का गुणज। तो 1 से 12 में 2 और 3 के गुणज कितने हैं, तो सबसे पहले वो देखना है। सॉल्यूशन कीजिए, 2 या 3 के गुणज लिखने हैं। 2 या 3 के गुणज कितने होंगे, तो एक तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6, मतलब 2 के पाड़े में भी आ रही है और 3 के पाड़े में भी आ रही है, वो चीज देखनी है। फिर हो जाएगा 8, 9, 10 और 12। कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पर कुल तो हमारे पास 1 से 12 तक अंक है, और ये कितनी स्थितियां हो गई, 8। तो हमारी प्रायिकता क्या आएगी, 8/12। अभिष्ट प्रायिकता बराबर 8/12। अब इसको 8/12 को आप भाग लगा सकते हो, क्या आ जाएगा, 4 के पाड़े से काटो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो अभिष्ट प्रायिकता हो गई 2/3। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एग्जाम्पल नंबर 4 तक हमारा हो गए। इसके आगे आपके पास प्रश्नावली सिर्फ एक ही दे रखी है, सबसे छोटा सा चैप्टर यही है पूरी किताब का, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 को देखिए, क्या है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, शॉर्ट में लिख देंगे इसको। अब देखिए अभिष्ट प्रायिकता, मैं डायरेक्ट करवा रही हूं, अभिष्ट प्रायिकता। अब एक सिक्के को उछालेंगे हम, तो क्या आएगा, या तो चिट आएगा या पट आएगा। कुल स्थितियां कितनी है हमारे पास, 2, यानी निशेष स्थितियां कितनी है। अब पूछा है पट आने की प्रायिकता, तो पट कितनी बार आ सकता है, एक बार ही आ सकता है, तो यहां लिख देंगे 1/2। ये हमारा उत्तर है। अगर इसी की जगह ये पूछा कि चिट आने की प्रायिकता क्या है, तो भी 1/2 आएगी, और पट आने की प्रायिकता पूछी है तो भी 1/2 आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इसके बाद आपकी प्रश्नावली के सवाल आ रहे हैं। अगला है उदाहरण नंबर 6। एक थैले में एक सफेद गेंद है, एक काली गेंद है और एक लाल गेंद एक ही आकार की है। बहुत ही अच्छा सवाल है। सविता बिना थैले के अंदर झांक के इसमें से एक गेंद
निकालती है तो क्या प्रायिकता है कि वो गेंद लाल ही होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा सोचना है, बहुत ही आसान सवाल है। आगे देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 है, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए थैले में एक सफेद है, एक काली है और एक ही लाल है, तो कुल गेंदें कितनी हैं? 3। यानी कि सविता द्वारा कोई भी गेंद निकालेगी, वो समप्रायिक है, मतलब रैंडमली चूज कर रही है, वो बिना देखे। ठीक है, तो सभी संभव परिणाम कितने होंगे? अब यहाँ पर पी आर बराबर क्या हो जाएगा? सब कुल निशेष स्थितियां कितनी है? 3, क्योंकि गेंदें कितनी है? 3। अब उसमें से लाल निकालेगी तो लाल कितनी गेंदें? एक ही है, तो एक ही निकल सकती है, तो उसकी संभावना क्या हो जाएगी? 1/3। बस इतना सा है, इसका उत्तर यही है, क्योंकि थैले में एक ही लाल है, एक ही काली है और एक ही सफेद है, यही पूछा है। तो कुल तो 3 होंगे और ये पूछ रहा है कि लाल गेंद निकालेगी, उसकी संभावना क्या है? तो उसकी संभावना 1/3 हो जाएगी, तो हमारी अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी 1/3। आगे देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7 है, छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं और ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं आपको। ठीक है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, एक ही बार उछाल रहे हैं, 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? तो एक पासे को एक बार उछालेंगे तो सभी संभव परिणाम कितने होंगे? 5 या क्या पूछा है? 5 से छोटी या उसके बराबर। तो कुल परिणाम तो क्या होंगे? 1 से 6। पासे में अंक कितने? 1 से 6। अब मान लीजिए 5 से छोटी या 3 बराबर संख्या प्राप्त करना ई है, तो यहां पर हम लिख देंगे पी ई बराबर क्या हो जाएगा? 5 से छोटी देखो 1 2 3 4 और 5, या तो 5 के बराबर या 5 से छोटी, तो टोटल 5 ही होंगी, तो यहां लिख देंगे 5। कुल कितने? 6। तो इसकी अभिष्ट प्रायिकता आ जाएगी 5/6। इतना ही सरल है। तो ए के कुल परिणाम कितने होंगे? संभावना कितनी है? 1 2 3 4 5, और कुल परिणाम, कुल संख्याएं कितनी है पासे में? 6 है, तो 5/6 इसका उत्तर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? अब देखिए, अब एग्जाम्पल नंबर 8 में यहां लिख देती हूँ, छोटे छोटे हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी है। ताश की गड्डी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि एक गड्डी में से एक पत्ता निकालते हैं। 52 पत्तों की गड्डी में से बिना देखे रैंडमली एक पत्ता हम निकालते हैं, तो इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता क्या है? अब देखिए, 52 पत्तों की गड्डी में बादशाह कितने होंगे? 4। बहुत अच्छी बात है, गड्डी का बहुत नॉलेज है आपको। तो 52 पत्तों की गड्डी में 4 बादशाह होते हैं। अब देखिए, घटना ई एक बादशाह है। ठीक है, घटना ई एक बादशाह है, तो हम यहां लिख देते हैं 4 बादशाह हैं टोटल। गड्डी में कुल पत्ते कितने? 52। बस ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको काटेंगे 4 के पाड़े से, तो 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 12, 4 तिया 12। ये हमारा आंसर है 1/13। इतना सरल सवाल, बहुत सरल है ये, कि आपको इतना ही पूछा है कि 52 पत्तों की गड्डी में बादशाह एक पत्ता निकालता तो उसकी बादशाह होने की प्रायिकता कितनी, तो आपको पता ही है। गड्डी में कितने बादशाह हैं? 4। मतलब अनुकूल स्थिति कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है। और कुल कितने पत्ते हैं? निशेष स्थिति हमारी 52 है, तो 4/52 करेंगे, 4 एकम 4 और 13 चौके 52, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/13। बहुत सरल है ना? अब देखिए आगे, अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 9, इसको सॉल्व करते हैं। 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता क्या है? अब थोड़ा सा अलग आ गया सवाल। ठीक है, राम और श्याम 2 जने हैं और दोनों ही एक शतरंज का मैच खेल रहे हैं। हमको राम की प्रायिकता दे रखी है कि राम कितना जीतेगा, तो 4, अगर 5 मैच होंगे तो 4 तो राम जीत जाएगा। ये बोला गया कि अगर कुल 5 मैच होते हैं तो उसमें से 4 कौन जीतेगा? राम जीतेगा। तो श्याम के जीतने की प्रायिकता क्या है? अब यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। माना है कि राम के जीतने की प्रायिकता, हम राम के जीतने की प्रायिकता को क्या लिखेंगे? PR, राम के जीतने की प्रायिकता, राम के जीतने की प्रायिकता। तो हम इसको क्या लिख देंगे? सॉरी,
पी आर, क्योंकि आर यानी राम, राम को लिख देंगे, कितनी दे रखी है हमें 4/5। अब हमें क्या करनी है, श्याम के जीतने की प्रायिकता, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता, और श्याम के जीतने की प्रायिकता क्या होगी, आप देखिए श्याम के जीतने की प्रायिकता हो जाएगी, यहां लिख देती हूं मैं, इसको नीचे लिख देते हैं, यहां जगह नहीं है, पी एस, एस यानी श्याम, तो पी एस क्या हो जाएगी, इसमें से घटाएंगे, कुल अगर एक है, एक में से किसको घटाएंगे, पी आर को, ये हम घटा देंगे पी आर को, यानी राम कुल प्रायिकता हमें पता है कि कुल एक है ना, कुल को हम एक ही मानेंगे, और राम के जीतने की प्रायिकता है 4/5, तो श्याम की कितनी होगी, कुल में से राम को घटाएंगे तो श्याम की प्रायिकता प्राप्त हो जाएगी, तो एक में से हम पी आर को घटा देंगे। आपको क्या करना है, 1 - 4/5, इसको आपको सॉल्व करना है, सिर्फ इतना ही है। तो कुल एक है, एक में कुछ नहीं है तो 1/1 लिख सकते हैं। तो हम लस विधि से इसको अगर हल करते, मैं आपको हल करके बता रही हूं, देखिए 5 तो लस आ जाएगा, 5 का 1 में भाग लगाएंगे 5, और ऊपर गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, माइनस का माइनस, 5 एकम 5, 4 एकम 4, ये हो जाएगा, 5 में से 4 गए तो 1 और बटे 5, तो ये हो जाएगा 1/5। और अब देखिए ये तो हमने लिख के किया, अगर ये सवाल किसी कंपटीशन एग्जाम में आ जाता है, कल को कोई परीक्षा देते हैं, प्रतियोगी परीक्षा, उसमें इस तरह का कोई सवाल आता है, तो आपको इतना सारा हल करने की जरूरत नहीं है। आपको इतना देखना है कि राम के जीतने की प्रायिकता 4/5 है, तो श्याम की कितनी होगी, 4/5 है, अगर कुल एक मानेंगे तो नीचे 5 ही आएगा, तो 5/5 कुल कितनी है, 5/5, एक का मतलब क्या है 5/5, 5/5 एक है, तो यहाँ पर 5 में से कितना कम है, एक ही तो कम है, 4 में कितना जोड़ेंगे कि 5 आएगा, 1, तो ये हो जाएगी 1/5। ठीक है, कि 4/5 में मैं एक क्या जोड़ूंगी कि 5/5 यानी कि 1 हो जाएगा, तो 1/5 जोड़ूंगी, नीचे वाली संख्या को तो देखना ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/5। आगे अब इसका सवाल देखिए आप, 11वां इंपॉर्टेंट सवाल है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। ये तो आप अच्छे से कर लो कि गड्डियां देखी हुई है आपने। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता, लाल रंग का गुलाम, ठीक है, लाल रंग का गुलाम, तो गुलाम कितने होंगे टोटल, लाल रंग का वो भी गुलाम, कितने, कौन से कलर का, लाल रंग का गुलाम, तो इसकी प्रायिकता, लाल रंग का गुलाम की कुल पत्ते कितने हैं, 52। ठीक है, तो लाल रंग का गुलाम की प्रायिकता हो जाएगी 1/52। तो ये इस प्रकार है, हम हमारे सवाल करने हैं। तो आज हमने प्रायिकता की पूरी प्रश्नावली हल की है। प्रायिकता क्या होती है, किसी भी घटना से संबंधित पूर्व सूचनाओं और परिस्थितियों के आधार पर संभावित परिणामों का पता लगाने की घटना को हम प्रायिकता कहते हैं। तो प्रायिकता को आपको क्या करना है, सिर्फ सूत्र ही अच्छे से याद करना, क्योंकि सूत्र आ जाएगा तो सवाल भी आप कर सकेंगे। आगे हम नेक्स्ट मतलब कल हम एक नई प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे, और आज मैं आशा करती हूँ कि आप ये प्रश्नावली को अच्छे से घर पे जाके पढ़ लेना। धन्यवाद।